चलिए, तो अब आज हमको क्या पढ़ना था, इलेक्ट्रो के जो हमारे सेल पढ़ रहे थे उसको जोड़ना पड़ना है कि सेल को जोड़ेंगे कैसे। तो कल सेल का रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, आज उसको जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, तो जब सेल को जोड़ेंगे तो उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, बैटरी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल, तो इसमें सीखेंगे कई सेल की जगह पे एक बड़ा सेल या छोटा सेल कैसे लगा के काम करेंगे, या किसी बड़े सेल की जगह पे कई छोटे छोटे सेल लगा के कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, लिखो ग्रुप ऑफ सेल, group of cell is called a battery. Group of cell is called a battery. दो तरीके की कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज और पैरेलल। नंबर 1 देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज ग्रुपिंग नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सिखाया था कि एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, याद है। तो इन सीरीज grouping, a node of one cell is connected with किससे जुड़ेगा, कैथोड ऑफ अदर सेल। एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एडअप हो जाता है। इन दिस EMF get added, that is E will become E1 plus E2 प्लस E3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी होंगे उन सबको जोड़ लेंगे। डायग्राम बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो देखो, ये पहला सेल पॉजिटिव हो गया, इसका एंड ये निगेटिव एंड हो गया। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ेंगे, दूसरे का नेगेटिव ले लेंगे, इस तरीके से इसको जोड़ते हुए चले जाएंगे। जितने भी सेल होंगे इस तरीके से जोड़ेंगे, एक का एनोड दूसरे के कैथोड से, एक का कैथोड दूसरे के एनोड से, और इस तरीके से ये पूरी बैटरी बन गई कंप्लीट। ये हो गई सर्किट, और ये आपका इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से यहाँ से निकलेगी। ठीक है, यहाँ से फिर वापस आ जाएगी बैटरी में। ठीक है, तो E टोटल कितना हो जाता है, इनका एडअप हो जाता है, यानी E बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से जो इनका, चूंकि देखो ध्यान से, हर एक बैटरी के साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है। क्या लगा होता है, हर एक बैटरी के साथ में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है, याद है ना। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका सीरीज में होगा, वो भी जुड़ जाएगा। तो जितनी बैटरी है उन सबका रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, और कितना हो जाएगा, उनका एन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं एन इक्वल टाइप बैटरी के लिए। किसके लिए,
n इक्वल टाइप सेल के लिए करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा अपने को, कितना नोट कर लिया? 1 मिनट सर। हमने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, किया आपने? शायद नहीं किया, किसी ने बनाया हुआ, किसी ने नहीं? कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, पहले फिर लौट करके देखेंगे उसको भी। नोट कर लिया? चलिए अब इसमें n आइडेंटिकल सेल का कॉम्बिनेशन करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। n आइडेंटिकल सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो डायग्राम कैसे बनेगा? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे दिखाते हुए चलना है आपको, नहीं भी दिखाओगे तो भी मान के चलना है। एंड डॉट डॉट, ठीक है। ये सर्किट का लोड है, ये आर है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं ई है, इसकी वैल्यू भी ई है, ये आर है, ये भी ई है, ये आर है, एंड डॉट डॉट डॉट, ये ई है, ये भी आर है यहाँ पे, ठीक है। एन सेल है तो क्या रिजल्ट मिलेगा? टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? सब जुड़ जाएगा। इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इक्यू इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ई बन जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर इक्यू इक्वल टू एन टाइम्स आर बन जाएगा। तो इस पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट से ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक ऐसा सेल जिसका ईएमएफ एन ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर हो, उस सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। तो बाकी कैलकुलेशन इस सर्किट से करना पड़ेगा हमको, नीचे वाली से। तो इसमें करंट कितनी होगी? तो मेन करंट कितनी होगी इसमें? मेन करंट होती है डी बाई आई, ठीक है। करंट फ्रॉम ईच सेल जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये बी आपका एन ई है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये आर और एन आर फिर सीरीज में है, तो आर प्लस एन आर हो जाएगा। ये आपको मेन करंट मिलेगी, इसको आई भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यस सर। सीरीज में है, निकल रहा, तो हर एक सेल से इक्वली करंट ही निकलेगा, कोई अलग करंट नहीं आएगी। इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, सेल करंट फ्रॉम ईच सेल कितनी है? करंट फ्रॉम ईच सेल, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है कि मेन सर्किट में जो ड्रॉप हो आर के साथ में, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच सेल, या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? D इक्वल टू कितना होता है बेटा? आई आर होता है, तो ये आई आर हो जाएगा, आई की वैल्यू यहाँ पता है। आप इसमें और क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, हर एक सेल पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो इसको।
potential difference across each cell B डैश होगा। और ये पता है n सेल है, n पार्ट में मिला करके टोटल पोटेंशियल बनना है आपका, तो इसको n से डिवाइड कर दो। किसको? इस वाले B को। ठीक है, अक्रॉस ईच सेल मिल जाएगा। पावर डिसिपेटेड इन सर्किट निकालना है तो कितना हो जाएगा? पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट पी आपको पता है क्या होता है? आई स्क्वायर आर होता है। आई की वैल्यू ये वाली पुटअप कर दो, इंटू आर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी हो जाएगी ये? एन ई अपान आर प्लस कैपिटल आर है अपान आर प्लस एन आर का होल स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, तो आपको पता व्हेन कैपिटल आर बिकम्स इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे n लिखा हुआ है तो n कॉमन ऊपर से आ जाएगा, नीचे से कैपिटल आर बिकम्स इक्वल टू एन आर के इक्वल करना है इसको, तो नीचे आपको आर आर मिल जाएगा, n बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा ई स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर, तो लिख लेना उस चीज को। ये कॉम्बिनेशन वहां पे यूज करना है जहां पे एन आर बहुत छोटा हो कैपिटल आर से। ठीक है, नोट कर लिया? नोट कर लिया? 1 मिनट सर। यस सर। हो गया सर। इंपॉर्टेंट कैच क्या है यहाँ पे कि सीरीज में सेल जुड़ेगा तो उनका ईएमएफ ऐड हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, और बाकी सारी चीजें इसी पे बेस कैलकुलेटेड है। ठीक है, पुराने फार्मूले पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आता है, वो ये आता है कि आप बोलोगे सर आप तो क्वेश्चन बनाओगे नहीं एग्जाम का, और एग्जाम में जिस हिसाब से लिखा है ऐसे ना जोड़ करके दे तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, उल्टा जोड़ के देगा तो उल्टा सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। इसी को कंडीशन बोलते हैं नॉन आइडेंटिकल सेल कनेक्शन। क्या बोलते हैं? इफ नॉन आइडेंटिकल cell are connected in series, मतलब डिफरेंट ईएमएफ के हों, तो दो तरीके का कनेक्शन होगा, एक तो राइट ऑर्डर, एक रॉन्ग ऑर्डर। राइट ऑर्डर वो है जो कि हमने बताया है कि एनोड को कैथोड से जोड़ते चलेंगे। रॉन्ग ऑर्डर वो है जब सेल को उल्टा जोड़ दें। तो दोनों को साथ साथ लिखेंगे। सेल्स आर connected in right order। दूसरा है cells are connected in wrong order। देखिए wrong order का मतलब नहीं हुआ कि आप उसको सही करोगे। ठीक है, you do not have any right to correct the question, you have to solve the question। ओके, आप वहां पे
क्वेश्चन करेक्शन के लिए नहीं गए हो, जो क्वेश्चन मिला उसी को सॉल्व करो, तो उसी पे रूल लगाना है आपको। देखो राइट कनेक्शन होता है सेल का जब ये छोटा वाला एंड दूसरे के बड़े वाले एंड से जुड़े, ठीक है, छोटा वाला एंड दूसरे Yes, के बड़े sir. वाले एंड से जुड़े तो राइट ऑर्डर करेक्शन होता है। मान लो ये सेल E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये सेल E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है ना। दूसरा वाला अगर यही इस तरीके से दिया हो, ये सेल है और ये दोबारा जा करके छोटा बड़े से ना जुड़ करके छोटे से ही जुड़ जाए, उसकी मर्जी, हम क्या करें, है ना। तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसको, ये E1 है, R1 है, E2 है, R2 है। डे लाइफ में भी यही होता है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी यही होता है। अगर प्रॉपर कनेक्शन है तो सारी चीजें एडअप होती जाती हैं, रॉन्ग कनेक्शन है तो जो डोमिनेट करता है वो सारी चीज को गवर्न करता है, ठीक है। आप लोग अपने आसपास भी देख सकते हैं, किसी फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो वो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों दोनों के अंदर अगर नहीं है तो जो डोमिनेट करेगा उसकी बात होगी। एक को पिज्जा खाना है, एक को रोटी खानी है, जो डोमिनेट करेगा वो दूसरे को खिला देगा, है ना, ठीक है। दोनों के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो पिज्जा भी बन जाएगा, रोटी बन जाएगा, दोनों शेयर करके खा लेंगे, है ना। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं कि जो डोमिनेट करे उसी की मानेंगे और जो दब जाए वो गया, जो डर गया वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पे रूल पता है हमको कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट ही कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 सब कुछ एडअप होगा, बढ़िया होगा, लाइफ स्मूथ चलेगी, ठीक है। मर्सिडीज नहीं है तो कोई बात नहीं है, BMW नहीं तो कोई बात नहीं है, वैगन आर से भी काम चला लेंगे। यहाँ पे मर्सिडीज भी है, BMW भी है तो भी काम नहीं चलेगा, ठीक है। किसी को मॉडल पसंद नहीं आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आएगी, ठीक है। तो ये वाले सिचुएशन में लाइफ में नहीं पढ़ना अपने को, लेकिन क्वेश्चन तो बनाना है ना। यहाँ पे कितना होगा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस पढ़ा था हमने वो लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, डिफरेंस। जो डोमिनेट करेगा वही उसी के डायरेक्शन में चीजें चल निकलेंगी, ठीक है। अगर हम सपोज कर लें, सपोज E1 इज ग्रेटर देन E2 तो इस सिचुएशन में हम E1 माइनस E2 लिख सकते हैं और करंट यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरीके से। और ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं? ये डिफरेंस, डिफरेंस, सर डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस का मतलब होता है जो बड़ा होगा उसमें से माइनस होना है, ठीक है। E1 डिफरेंस E2 का दो मीनिंग है, ये होगा अगर E1 बड़ा है E2 से तो इसका मीनिंग होगा E1 माइनस E2, ओके। और अगर E1 छोटा है E2 से तो इस डिफरेंस का मीनिंग होगा E2 माइनस E1। बात समझ में आ गई। जो डोमिनेट करे Yes, sir. उसकी तरफ चले जाना है अपने को, ठीक है। वी आर जस्ट एक्सपेक्टेटर, हमें बाहर से देखना है, दो की लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमारे साथ भी होता है, हमारे स्टूडेंट हमारी बात मानते हैं तो इस कंडीशन में होते हैं, हमारी स्पीड बहुत बढ़ जाती है, सिलेबस बहुत तेज खत्म होता है, बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। बच्चे बात नहीं मानते हैं तो हम इस सिचुएशन में लड़ते रहते हैं, ठीक है। ठीक है। और रिजल्टेंट बच्चा डोमिनेट कर गया तो फेल हो जाएगा, मैं डोमिनेट कर गया तो पास हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
ठीक है साची? जी सर। जी सर। चलिए, और क्या क्या होगा यहाँ पे? करंट कितनी हो जाएगी? करंट कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगी ई इक्विवेलेंट अपान आर प्लस आर इक्विवेलेंट दो है, दोनों जुड़ जाएगा R1 प्लस R2, तो इसको भी लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे कितनी होगी करंट? तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो निकाला है ई वही से लिख लेंगे। I इक्वल टू E1 डिफरेंस E2 में लिख रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। बट अगर मान लिया है कि E1 बड़ा है E2 तो माइनस लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि हमने क्यों लिखा है इसको। तो E1 माइनस E2 अपान R प्लस R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में होगा, दोनों एडअप हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल ये बन जाएगा, देखो अक्रॉस ईच सेल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो B होता है, B इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, तो दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। B1 इक्वल टू बन जाएगा E1 माइनस आई आर 1, और दूसरे सेल के लिए B2 बन जाएगा इक्वल टू E2 माइनस आई आर 2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो भूल जाएंगे। सी, इसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें डायरेक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, जो आई को सपोर्ट कर रहा है और कौन आई को अपोज करेगा। जो आई को अपोज करेगा उसमें एक तरीके से करंट उसको चार्ज करने में लग जाएगी, तो प्लस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में पहले वाले के लिए B1 जो होगा वो E1 माइनस आई R1 हो जाएगा, एंड B2 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, E2 प्लस आई R2 हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं ध्यान है तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत होने वाला है। किसी में से करंट निकल रही है तो डिस्चार्ज हो रहा है, दूसरे में करंट जा रही है तो वो चार्ज हो रहा है। जिसका ई कम होगा वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा दूसरे वाले से, तो चार्ज होता है तो आई आर एडअप हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। नोट कर लिया? यस सर। आगे बढ़े। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन भी देखना है अपने को। अब पैरेलल ग्रुपिंग, इसमें क्या होगा? ध्यान रखें कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। क्या होता है? सर्किट में दो पॉइंट्स हैं आपके पास में, अगर ये पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो इनका पोटेंशियल क्या हो जाता था? चलिए लिखते हैं इसको, जब सारा ई ई कर देंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो ई ही रह जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है ये। चलिए लिखते हैं, क्या है, लिखो। इन पैरेलल ग्रुपिंग, in parallel grouping
एनोड से जुड़ेगा, कैथोड से जुड़ेगा एट पॉइंट। इन पैरेलल ग्रुपिंग all anodes are connected at one point and all cathode are connected together at other point। चलिए केस लेते हैं, एक एन आइडेंटिकल सेल वाला केस। If n identical cells are connected in parallel, तो क्या होगा? पहले डायग्राम बनाते हैं। सेल बना लो ऐसे ऐसे, n सेल हैं, ये सारे एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगे। इसी तरीके से ये भी एक पॉइंट पे ही कनेक्ट होंगे। पॉइंट ए और बी बना लो। ये आपका ई सेल है, इसका ई है, आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी ई आर है क्योंकि सारे इक्विवेलेंट हैं, है ना। ई कामा आर लिखा हुआ है, मतलब ई इसका ईएमएफ, आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? ई ही होगा क्योंकि सबका पोटेंशियल सेम है। ये लोड लगा दिया सर्किट में, ये करंट आई निकल गई, करंट यहाँ से पास हो गई, करंट आ गई। आप देखो हमेशा कोशिश कर रहे हैं जहाँ से करंट ला रहे हैं दोबारा करंट वहाँ पहुँचा दे रहे हैं, उसका क्लोज लूप बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। अब बनना भी चाहिए उसको। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा इस केस में? ई इक्विवेलेंट इक्वल टू ई होगा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट आर इक्यू कितना हो जाता था? आर बाई एन हो जाता था, याद है। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। 1/r इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, ये n टाइम जोड़ते थे तो ऊपर n बाई आर आ जाता था, पलटते थे इसको तो r बाई n मिल जाता था। ई मिल गया, आर मिल गया, तो क्या निकाल सकते हैं? करंट निकाल सकते हैं। तो मेन करंट कितनी हो जाएगी? आई। मेन करंट इस आई को निकाल रहे हैं तो ये आई टोटल ईएमएफ, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर बाई एन, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज घटेगी, वो ये घटेगी कि अभी तक जब हम पढ़ते थे तो सीरीज में तो हर एक में आई करंट निकलती थी, यहाँ पे हर एक में अलग अलग करंट जानी थी, बट चूंकि सेम सेल यूज किया हुआ है तो हर एक में करंट इक्वली बढ़ जाएगी।
तो हर एक में से करंट जो निकलने वाली होगी वो I/N करंट निकलेगी। उसी तरीके से इसमें वापस जो करंट आ रही है वो भी I/N वापस आएगी। ठीक है, तो हर एक सेल में कितनी करंट निकलेगी? I/N करंट निकलेगी। पिछले वाले में हर एक सेल का जो पोटेंशियल था, पोटेंशियल डिफरेंस, वो B/N हो गया था, याद है? तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करंट फ्रॉम ईच सेल कितना हो जाएगा? करंट फ्रॉम ईच सेल, टोटल करंट है, एंड पार्ट में डिवाइड हो जाएगी तो ये I/N हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि I/N करंट जा रहा है, ये आपके पास पोटेंशियल है, तो हर एक उसमें जो आपका क्या बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप होगा B = IR होगा खाली। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप B = IR होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। कोई आदमी ध्यान से देखिए अगर, तो ये रेजिस्टेंस जो है भी एक तरीके से इनके पैरेलल में जुड़ा हुआ सिस्टम के है ना। ठीक है, इसका भी दोनों एंड एक इस पॉइंट से किस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यस सर। तो इसलिए उसमें घबराना नहीं है। जो भी पोटेंशियल यहाँ पे वही पोटेंशियल पूरे सिस्टम में होगा। जो पोटेंशियल पॉइंट ए पे होगा वही पोटेंशियल पॉइंट बी पे होगा, तो पोटेंशियल सेम मिल जाएगा आपको। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको लिखेंगे PD अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अक्रॉस R, ये इक्वल टू होगा PD अक्रॉस ईच सेल, दोनों इक्वल होगा, ये हो जाएगा I/R, B = I/R हो जाएगा। ठीक, पावर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा? तो ये I की वैल्यू ये दी हुई है, I² R कर देना, पावर डिसिपेटेड निकल जाएगा, तो उसको लिख नहीं रहे हैं हम। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर, यहाँ पे R = R/N के इक्वल पुटअप कर देना। जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाए या एक्सटर्नल इंटरनल के इक्वल बन जाए तो मैक्सिमम पावर मिल जाता है। तो इसमें भी N बाहर आ जाएगा, E²/4R ही रह जाएगा वो। ठीक है, ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं this use is when NR is greater than R, then this combination should be used। पिछले वाले में क्या था? when NR is less than R, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते थे हम। ठीक है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तब इनका हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम हो आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो हम इसका सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ये आपको हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट आंसर करने में। वाइवा के क्वेश्चन को जब आपसे पूछा जाएगा एमीटर, गैल्वेनोमीटर और मीटर ब्रिज में जो कनेक्शन करते हैं, तो रेजिस्टेंस या शंट जो होता है वो पैरेलल या सीरीज में या कैसे क्यों जोड़ेंगे वहां पे, उसका आंसर देने में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो इंटरनल रेजिस्टेंस कंपैरिजन में, तो आप करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, और इंटरनल का ज्यादा हो जाए तो आप करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसमें भी रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, तो देखते हैं क्या होगा। नोट कर लिया? यस सर।
इफ नॉन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या होगा? If non-identical cells are connected in parallel तो क्या मिलेगा? दो सेल ले लेते हैं, यहाँ पे लोड लगा दिया, R है, सपोज दिस इज E1 R1, दिस इज E2 R2, करंट I यहाँ पे आ रही है और करंट I वापस चली जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ई इक्विवेलेंट वही कॉन्सेप्ट होगा, 1/, वाले से बनेगा ये, ठीक है। रेजिस्टेंस को जोड़ करके निकालते हैं तो ई इक्विवेलेंट देखो क्या होता है, ई इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। ई इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, 1221 फार्मूला चलेगा, ठीक है। आई कितना हो जाएगा? आई कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट अपान आर प्लस आर इक्विवेलेंट, और क्या निकालना है? करंट फ्रॉम ईच सेल, क्योंकि हर एक से अलग अलग आएगी। I1 आएगी, इससे I2 आएगी, इसमें वापस भी आएगी तो I1 वापस आएगी, इसमें वापसी में भी I2 चली जाएगी। तो करंट फ्रॉम ईच सेल, वहां पे हमने वोल्टेज निकाला था, करंट फ्रॉम ईच सेल I इक्वल टू V/R होता है, ठीक है। ये I1 इक्वल टू बन जाएगा ई इक्विवेलेंट अपान ई माइनस आई आर होगा, पहले सेल से ना, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ई माइनस आई आर अपान R1, फार्मूला वही है, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर से बना हुआ फार्मूला है ये, बी इक्वल टू ई माइनस आई आर से बना हुआ फार्मूला है, बी इक्वल टू आई आर होता है। आपको आई निकालना है तो ये चला जाएगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ये, आई इक्वल टू ई माइनस आई आर बाई R1, और I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये कितना है, E1 है, ये बन जाएगा E2 माइनस आई आर अपान R2 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। अब अगर ये ठीक है रॉन्ग सर। कनेक्शन दिया हो तो क्या बनेगा, इसको नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे या यहीं पे बना दें, जगह नहीं दिख रही है, नेक्स्ट पेज बनाएंगे, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ प्लस साइन या माइनस साइन हो जाएगा, डिफरेंस का साइन लग जाएगा, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहीं पे बना देते हैं नोट करके। अगर रॉन्ग कनेक्शन हो जाए इनका
एक की डिस्चार्जिंग होती है, एक की चार्जिंग होगी। डिपेंड करेगा कौन पावरफुल है। सपोज कर लो कि E1 इज ग्रेटर देन E2, इजी हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो E इक्विवेलेंट होगा वो इसी वाले फार्मूले से ऊपर सर जाएगा। E1 सर I2 वाले में R2 नेगेटिव है। किसमें? R I2 में करंट फ्रॉम ईच सेल। क्या बेटा? सर करंट फ्रॉम ईच सेल में जो थर्ड पॉइंट है उसका I2 ये I1 इस I2 इक्वल टू E2 माइनस IR अपान R2 है खाली है। ओके सर। E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? E1 R2 E1 R2 माइनस E2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। बस बाकी फार्मूला जो होगा वो राइट वाले के तरीके से ही होगा। ठीक है। If cells are connected with reverse polarity, ठीक है। हो गया। एक मिनट सर। नोट कर लिया। अब देखिए इसमें एक पॉसिबिलिटी और बनेगी कि दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल सीरीज दोनों टाइप के कनेक्शन हो, तो उसका भी क्या है केस, उसका भी देख लेते हैं। लिखो मिक्स्ड ग्रुपिंग। इफ an identical cells are connected if n identical cells are connected in a row and such m rows are connected in parallel as shown। देखो ये रो 1 हो गई, ई आर सब आइडेंटिकल से लिए हैं।
m रोज है ये। नोट लगा दिया। ठीक है, तो देखो आपको हमने बताया था सीरीज में इनको जोड़ेंगे तो इनका इक्विवेलेंट NE हो जाएगा, और जब इनको पैरेलल में जोड़ेंगे इक्विवेलेंट है, तो पैरेलल में आपको तो बताया था कि इक्विवेलेंट पोटेंशियल इक्वल इक्विवेलेंट सेल का चेंज नहीं होता है। तो इनका E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा कि E इक्विवेलेंट इनका NE रह जाएगा। चेंज क्या होगा इनका, R इक्विवेलेंट चेंज होगा। पहले तो N सीरीज में तो NR हो जाएगा। अब पूरे NR का आपको क्या करना है, पूरे NR का M टाइम्स आपको पैरेलल में लेना है, तो ये बन जाएगा NR/M। बस खाली ये क्वांटिटी चेंज होगी, इसके हिसाब से बाकी चेंज हो जाएंगी, बाकी कोई और कैलकुलेशन में चेंज नहीं आएगा। I कितना हो जाएगा, मेन करंट I जो कि यहाँ से फ्लो करेगी, इसकी बात, इस I की बात हो रही है। I हो जाएगी NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR/M। सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा ये NME अपॉन MR प्लस NR। V अक्रॉस R कितना हो जाएगा, ये IR बन जाएगा। B अक्रॉस ईच सेल, ये आपका B डैश हो जाएगी, B/N टाइम में डिवाइड हो जाएगी ये। अब करंट फ्रॉम ईच सेल, ये भी N टाइम डिवाइड हो जाएगी। I डैश इक्वल टू I/N हो जाएगी। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर NR/M हो जाएगा, R इक्वल टू, अब T मैक्स इस बार NMN/E² अपन 4R हो जाएगी। तो हर एक में N इंटू E²/4R था, इस बार NM इंटू E²/4R हो जाएगा। बस टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे इसमें, NM। N ऐसे हैं, M रो बन रही है, टोटल नंबर ऑफ सेल NM बन जाएंगी। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसका मैं एक रिटर्न आप लोगों को कॉन्सेप्ट है भेज दे रहा हूँ, उसको पढ़ना और कोशिश करना कि उसको अपने जो है नोटबुक में लिखना। ठीक है, ये समरी है इसकी जो हमने पढ़ा हुआ है, ये आपको हेल्प करेगा, या इसको प्रिंट आउट निकाल करके आप चिपका लो चाहो तो दीवार पे। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाते समय आपको हेल्प करेगा जो भेजा मैंने अभी। तो इस तरीके से हमने सेल कॉम्बिनेशन को देख लिया।